हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लैंड रिवेन्यू कोड 1959, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। ठीक है, इसमें सभी अमेंडमेंट इंक्लूडेड हैं अभी तक के। और इस कोड में, इस संहिता में टोटल चैप्टर 19 है। ठीक है, और टोटल सेक्शन 264 और अनुसूचियाँ 3 हैं। क्लियर है। लेसन 2 हमने लेसन 1 कवर कर लिया था और ये लेसन 2 है। ठीक है, तो लेसन 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर 1 कोड का चैप्टर 1 प्रारंभिक, और प्रारंभिक में सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट पढ़ लिए थे। सेक्शन 2 में हम लोग सब सेक्शन 1 क्लॉज ए से क्लॉज जे तक, यानी इम्प्रूवमेंट, आबादी से लेके इम्प्रूवमेंट, सुधार तक, इसका डेफिनेशन, परिभाषाएं पढ़ लिए थे। ठीक है, जो लोग लेसन 1 नहीं देखे हैं तो लेसन 1 देख लें, तभी लेसन 2 समझ में आएगा। ठीक है, और इस लेसन में, लेसन 2 में हम लोग पढ़ेंगे परिभाषाएं, डेफिनेशन, लैंड, भूमि की, लैंडलेस पर्सन, भूमिहीन व्यक्ति, लैंड रिकॉर्ड यानी भू अभिलेख की परिभाषा क्या होती है, लैंड रिवेन्यू, भू राजस्व, और लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि जो कानूनी तौर पे मान्य प्रैक्टिशनर है, और मैंगो ग्रोव के बारे में का डिफिनीशन पढ़ेंगे। मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य, ऑर्चर्ड्स, फलोद्यान, प्लॉट नंबर, भूखंड संख्या, रिकॉग्नाइज एजेंट है ना, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, रीजन क्षेत्र, रेंट लगान, रेवेन्यू ऑफिसर भू राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ईयर भू राजस्व वर्ष, सेक्टर सर्विस लैंड सेवा भूमि, सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर, सर्वे नंबर का उपखंड पढ़ेंगे। ठीक है, और सर्वे नंबर की डिफिनीशन पढ़ेंगे। और बाई जो है, बाई क्लॉज डिलीटेड है, ये इसको डिलीट किया जा चुका है। और इसके अलावा डेफिनीशन में शामिल होगा टेन्योर होल्डर यानी भूधारक, भूमिधारक, टाइम्बर ट्री तो टाइम्बर यानी इमारती पेड़, टू कल्टीवेट पर्सनली यानी कि स्वयं खेती करना, अनऑक्युपाइड लैंड यानी दखल रहित भूमि, और अर्बन एरिया, और J5 विलेज है ना, विलेज की डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट तो क्लॉज के में आ जाते हैं लैंड। भूमि की डिफिनीशन क्या है? भूमि की डिफिनीशन क्या है? तो ये पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, धरती की सतह का एक भाग है ना, चाहे वो पानी में हो, पानी के अंदर हो अथवा ना हो। ठीक है, तो वो भूमि कहलाता है। और इस कोड में, इस संहिता में लैंड, भूमि का जहाँ भी उल्लेख है, जहाँ भी रेफर्ड किया गया है, तो इसका मतलब होगा यानी भूमि में क्या क्या शामिल होगा। तो भूमि में जो भी चीज़ें भूमि से जुड़ी हुई है वो लैंड कहलाएगी। अथवा अगर भूमि से ऐसी चीज़ें जो भूमि से जुड़ी किसी चीज़ से परमानेंटली फास्टेंड हैं यानी जकड़ी हुई हैं, यानी उससे जुड़ गई हैं, वो भी लैंड में शामिल होंगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लैंडलेस पर्सन, भूमिहीन व्यक्ति किसे बोलेंगे? तो ऐसा आदमी यानी जो स्वयं, यानी कि वो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, वास्तविक कृषक होना चाहिए, और वो व्यक्ति स्वयं अथवा परिवार को मिलाकर कोई भी ज़मीन धारित नहीं करता हो, या फिर करता हो, अगर वो लैंड होल्ड करता है तो उसका एरिया उतना होना चाहिए जो इसके लिए विहित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या दिया है। तो देखो, फैमिली में कौन कौन, उसके परिवार में कौन कौन आएंगे? तो परिवार का मतलब है यानी इसका ही स्पाउज मतलब हस्बैंड वाइफ, और उसके चिल्ड्रन बच्चे, और पेरेंट माता पिता। ठीक है, नेक्स्ट, लैंड रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इस संहिता, इस कोड के अंतर्गत है ना, इस कोड के प्रावधानों के तहत जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, रखे जाएंगे, वो लैंड रिकॉर्ड कहलाएंगे। ठीक, ओके। लैंड रिवेन्यू, भू राजस्व। तो भू राजस्व का मतलब क्या है? तो मीन्स ऑल मनी, वो पूरा धन जो राज्य सरकार को दिया जाएगा। आप अगर भूमि धारण करते हैं तो उसके बदले जो राज्य सरकार को
मनी पे करते हैं वो भू राजस्व है। और भू राजस्व में क्या क्या शामिल होगा? प्रीमियम, रेंट, लीज मनी, क्विट रेंट, ठीक है। और एनी अदर कॉग्नेट वेरिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और इन एक्सप्रेशन, इन शब्दों के सजाती जो भी शब्द होंगे वो भी लैंड रिवेन्यू में इंक्लूडेड होंगे, सम्मिलित होंगे, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर कौन होगा? यानी कि विधि व्यवसाय करने वाला। तो लीगल प्रैक्टिशनर वो व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के अधिकारी हो। और ये प्रैक्टिस करने का अधिकारी किस एक्ट के अंतर्गत होगा? लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, यानी लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 के अधिनियम के तहत वो मध्य प्रदेश के किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। या फिर इस एक्ट के अलावा अगर वर्तमान में फॉर द टाइम बिंग, तत्समय के लिए अगर कोई ऐसा कानून है जिसके तहत वो मध्य प्रदेश के कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकारी हो, तो वो लीगल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। ओके, मैंगो ग्रोव, आम्रकुंज का मतलब क्या है? तो अगर आप आम के पेड़ इतनी संख्या में लगा दिए जाएं कि जिस भूमि पे वो पेड़ खड़े हैं और उसके आसपास का बड़ा क्षेत्र, ठीक है, उसके आसपास का बड़ा क्षेत्र का उपयोग फल वाले पेड़ लगाने के अलावा किसी अन्य मुख्य कार्य के लिए उस क्षेत्र का उपयोग ना हो सके, या फिर ये चांसेस हो कि फ्यूचर में ये जब आम के पेड़ बड़े हो जाएंगे तो जिस भूमि पे वो आम के पेड़ खड़े हैं और उसके आसपास का बड़ा क्षेत्र, ठीक है, तो उसके आसपास का बड़ा क्षेत्र फल वाले पौधे लगाने के अलावा और किसी अन्य मुख्य कार्य के लिए उनका उपयोग ना हो सके तो वो क्या कहलाएगा? मैंगो ग्रोव। क्लियर है? मार्केट वैल्यू क्या है? बाज़ार मूल्य। तो बाज़ार मूल्य देखो, इसके लिए आपको समझना है कि स्टाम्प एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में पास हुआ, ठीक है। इस एक्ट के तहत एक नियम बनाया गया। एक नियम क्या है? मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम 2000। इसके तहत कलेक्टर गाइडलाइन जारी करेंगे। गाइडलाइन में ये बताएंगे कि ज़मीन का मूल्य कितना होगा। तो इस नियम के तहत कलेक्टर गाइडलाइन में भूमि का मूल्य निर्धारित करेंगे। तो इस गाइडलाइन के अनुसार जो मूल्य होगा वो मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है। ऑर्चर्ड्स क्या है? तो ऑर्चर्ड्स का मतलब ये है कि फलोद्यान, अगर फल वाले पौधे है ना, फल वाले पौधे इतनी संख्या में लगा दिए जाएं कि जिस भूमि पे वो फल वाले पौधे खड़े हैं और उसके आसपास का बड़ा क्षेत्र है ना, बड़ा क्षेत्र फल वाले पेड़ लगाने के अलावा उस भूमि का, उस क्षेत्र का और अन्य मुख्य कार्यों के लिए ना हो सके, या फिर ये चांसेस हो कि फ्यूचर में ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तो जिस भूमि पे पेड़ खड़े हैं और फल वाले पेड़ और उसके आसपास का बड़ा क्षेत्र, तो इस क्षेत्र का उपयोग फल वाले पेड़ लगाने के अलावा अन्य मुख्य कार्य के लिए, अन्य किसी मुख्य कार्य के लिए नहीं हो पाएगा, तो ये ऑर्चर्ड समझा जाएगा, फलोद्यान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्लॉट नंबर क्या है? भूखंड संख्यांक। तो प्लॉट नंबर का मतलब ये है कि देखो, भूखंड को, पोर्शन ऑफ लैंड को एक नंबर असाइन किया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, और इस नंबर को इस कोड के अंडर, इस संहिता के अंडर प्लॉट नंबर के रूप में गठित किया गया हो या फिर मान्य किया गया हो, प्लॉट नंबर है। क्लियर है? ओके। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट मतलब मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता का मीनिंग क्या है? तो ये हम इस कोड के अंडर कार्रवाई के पक्षकार के संबंध में बात कर रहे हैं। तो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता वो व्यक्ति होगा, है ना, ये पर्सन जिसको किसी पार्टी ने, है ना, किसी पक्षकार द्वारा ये अधिकार दे दिया जाए कि वो कोर्ट में, है ना, वो कार्रवाई में शामिल हो सके और अपनी ओर से एप्लीकेशन लगा सके,
है ना, और अन्य कार्य भी प्रोसीडिंग में कर सके, कार्रवाई में भाग लेकर और भी जितने कार्य हैं वो अपनी ओर से कर सकता है। तो कोई पक्षकार है ना, मतलब पक्षकार, उसको अधिकार दे दिया गया है, और वो अधिकार किसके तहत दिया जाता है? पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक लेटर होती है, एक दस्तावेज होता है जिसमें अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है कि वो किसी पार्टी के बदले वो कोर्ट में प्रोसीडिंग में, कार्रवाई में भाग ले सकता है ना, और उनकी ओर से चीज़ें पेश कर सकता है, न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेकर उनके लिए काम कर सकता है। जैसे भाई कोई पार्टी पक्षकार, उसको बीमारी है या कि कुछ किसी अन्य देश में है या दूसरी जगह है, तो ऐसी कंडीशन में वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर पार्टी ने लिखित में अधिकार दे दिया है किसी व्यक्ति को, ये लिखित अधिकार दे दिया है कि वो उनकी ओर से कार्रवाई में भाग ले सकता है और वो अपनी ओर से कार्य कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहते हैं, यानी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। क्लियर है। रीजन, क्षेत्र। तो क्षेत्र का मतलब क्या होगा? तो क्षेत्र का मतलब ये होगा महाकौशल रीजन, महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विंध्य प्रदेश रीजन, विंध्य प्रदेश क्षेत्र, और सिरोंज क्षेत्र, और इनमें से कोई क्षेत्र, है ना, यथा स्थिति अनुसार, एज द केस में भी। तो ये क्षेत्र हो गए। अब आते हैं रेंट। रेंट यानी लगान। तो लगान का मतलब क्या होगा? तो देखो, अगर सिंपली आप समझो, आप लेसी मतलब पट्टेदार। तो जैसे कोई पट्टेदार है और वो भूमि स्वामी से ज़मीन होल्ड कर रहा है और उस पर खेती कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, उसका ऑक्यूपेशन यूज कर रहा है, और बदले में भूमि स्वामी को पैसा या वस्तु के रूप में जो कुछ भी दे रहा है वो रेंट कहलाएगा, यानी लगान कहलाएगा। ठीक है। ओके। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट लेसी हैं, यानी गवर्नमेंट से लैंड होल्ड करते हैं और गवर्नमेंट को उस ज़मीन के यूज और ऑक्यूपेशन के बदले, है ना, उसका उपयोग के बदले आप गवर्नमेंट को जो भी पैसा, जो धन या वस्तु पे करते हैं वो रेंट कहलाता है ना। नेक्स्ट, रेवेन्यू ऑफिसर। भू राजस्व अधिकारी कौन होगा? तो भू राजस्व अधिकारी ऐसा ऑफिसर, ऐसा एनी रेवेन्यू ऑफिसर, कोई भी राजस्व अधिकारी जो सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में मेंशन किया गया है। तो आने वाले लेसन में हम सेक्शन 11 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। रेवेन्यू ईयर, राजस्व वर्ष का मतलब क्या है? तो राजस्व वर्ष का मतलब ऐसा वर्ष, है ना, द ईयर कमेंसिंग ऑन सच डेट, ऐसा वर्ष जो ऐसी तारीख को शुरू होगा, है ना, ऐसी तारीख को शुरू होगा जिसे राज्य सरकार किसी स्पेशल लोकल एरिया के स्थिति में, किसी विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र की स्थिति में अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा नियत करे। ठीक है। सेक्टर क्या होता है? तो ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड एक भूभाग है ना, और शहरी क्षेत्र का भूभाग है ना। एक भूभाग जो शहरी क्षेत्र में है और इस एक्ट के अंदर, इस कोड के तहत, इस संहिता के तहत इस भूभाग को सेक्टर के रूप में गठित किया गया हो या फिर सेक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज, मान्य किया गया हो, तो ऐसे भूभाग को हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। सर्विस लैंड, सेवा भूमि क्या है? तो सर्विस लैंड ऐसा लैंड है, ऐसा भूमि है जो नॉन अर्बन एरिया में हो, मतलब शहरी क्षेत्र में ना हो, और जो कोटवार को दिया गया हो कृषि करने के लिए, कृषि के प्रयोजन के लिए दिया गया हो, उसके पोस्ट के कार्यकाल के दौरान, उसे कोटवार के पोस्ट के कार्यकाल के दौरान उसे दिया गया हो। ठीक है। सब डिवीज़न ऑफ सर्वे नंबर, सब डिवीज़न ऑफ ए सर्वे नंबर। तो इसके पहले हम पढ़ लेते हैं सर्वे नंबर। तो सर्वे नंबर क्या है? तो सर्वे नंबर एक ऐसा नंबर है जो पोर्शन ऑफ लैंड, किसी भूखंड को असाइन किया गया है, दिया गया है, और इस कोड के तहत उसे सर्वे नंबर के रूप में गठित किया गया हो या फिर मान्य किया गया हो। ठीक है। और एंड इस सर्वे नंबर को लैंड रिकॉर्ड में इंटर किया गया हो, प्रविष्ट किया गया हो, और ये जो प्रविष्ट किया गया हो लैंड रिकॉर्ड में किसके अधीन?
अंडर एन इंडिकेटिव नंबर, एक नंबर होता है ना, जिसे हम खसरा नंबर बोलते हैं। तो खसरा नंबर के अधीन इसको लैंड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया हो, इंटर किया गया हो, तो ये सर्वे नंबर है। ठीक है। सब डिवीज़न ऑफ है सर्वे नंबर। तो सब डिवीज़न ऑफ है सर्वे नंबर का मतलब क्या है, तो ये पोर्शन ऑफ सर्वे नंबर है, ये सर्वे नंबर का एक भाग है जिसके सापेक्ष, इन रिस्पेक्ट ऑफ हुई, जिसके सापेक्ष एरिया, क्षेत्र और लैंड रिवेन्यू पेएबल यानी देय भू राजस्व पृथक रूप से, है ना, पृथक रूप से लैंड रिकॉर्ड में इंटर किए जाएं। और ये किसके अधीन होना चाहिए, अंडर इंडिकेटिव नंबर, एक इंडिकेटिव नंबर के अधीन इंटर किए जाएं। और ये इंडिकेटिव नंबर किसके अधीन होगा, सर्वे नंबर के। ठीक है। तो ये सब डिवीज़न ऑफ है सर्वे नंबर हो गया। नेक्स्ट, टेन्योर होल्डर यानी भूमि धारक। तो टेन्योर होल्डर भूमि धारक कौन होता है, तो ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट से भूमि धारित करता हो और जो है अथवा समझा जाए, क्या समझा जाए, भूमि स्वामी अंडर दी प्रोविजन ऑफ दिस कोड। तो ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारित करता हो और जिसे इस कोड के तहत भूमि स्वामी माना जाए या फिर माना गया हो। ठीक है। टाइम्बर ट्री, इमारती पेड़ कौन होंगे, तो इमारती पेड़ की लिस्ट है यहाँ, कौन कौन से प्रजाति के पेड़ टाइम्बर ट्री में आएंगे। तो सागवन नंबर 1, सागवन होगा, बीजा, शीशम, साल, टिंसा, एन.आर. साज और चंदन। ठीक है। और भी है हल्दू, मुंडी, अर्जुन, तेंदू और खम्हार। तो ये इस प्रजाति के पेड़ टाइम्बर पेड़ की लिस्ट में आएंगे। टू कल्टीवेट पर्सनली, स्वयं खेती करना। स्वयं खेती करना का परिभाषा क्या होगा, तो इसकी परिभाषा ये होगी कि स्वयं की खाते पे खेती करना। टू कल्टीवेट ऑन दी वन अकाउंट, टू कल्टीवेट ऑन वन अकाउंट, स्वयं की खाते पर खेती करना और स्वयं के श्रम द्वारा खेती करना, स्वयं के श्रम द्वारा खेती करना या फिर परिवार के किसी सदस्य के श्रम द्वारा खेती करना। ठीक है। या फिर नंबर 3 में क्या होगा कि आप कोई नौकर के द्वारा खेती करवाते हैं, उसको मजदूरी देकर, वेजेस देकर उस पर खेती करवाते हैं, तो स्वयं खेती करना माना जाएगा। लेकिन हाँ, उसको आप जो वेजेस मजदूरी देंगे वो आप कैश देंगे और काइंड, कैश और काइंड में देंगे, है ना, लेकिन उसमें फसल का हिस्सा नहीं देंगे। अगर फसल का हिस्सा देंगे तो स्वयं खेती करना नहीं माना जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा आप भाड़े पर मजदूर ले सकते हैं और अपने देख रेख में उनसे काम करवा सकते हैं, या फिर आपके परिवार के सदस्य के द्वारा देख रेख में ये काम भाड़े के मजदूर द्वारा करवा सकते हैं, तो स्वयं खेती करना माना जाएगा। ठीक है। अनऑक्युपाइड लैंड, दखल रहित भूमि। दखल रहित भूमि का मतलब क्या है, तो ऐसा भूमि जो आबादी क्षेत्र में ना आता हो। ठीक है। आप लेसन 1 में आबादी का मतलब पढ़े हैं। ठीक है। तो आबादी क्षेत्र में ना आता हो। सर्विस लैंड यानी जो कोटवार को दी जाती है वो भूमि नहीं होनी चाहिए। या फिर किसी भूमि स्वामी या फिर गवर्नमेंट शासकीय पट्टेदार द्वारा भूमि धारित ना हो, तो ऐसे भूमि को हम दखल रहित भूमि अनऑक्युपाइड लैंड बोलते हैं। ठीक है। ओके। अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र का मीनिंग क्या है, तो शहरी क्षेत्र का मीनिंग ऐसा एरिया जो एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग, ऐसा कानून जो तत्समय में लागू रहा हो, और वो कानून किससे संबंधित हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ से संबंधित, यानी नगर पालिकाओं से संबंधित कानून जो तत्समय लागू रहा हो, उसके अंतर्गत जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका और भी कोई अधिसूचित क्षेत्र बनाए गए हों इस कानून के अंतर्गत, तो इन क्षेत्रों के अंदर वो एरिया आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे एरिया को हम बोलेंगे अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र। ठीक है।
और एनी विलेज आर ग्रुप ऑफ विलेज विच मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अर्बन एरिया, या फिर कोई गांव अथवा ग्रुप ऑफ विलेज गांवों को, समूह को राज्य सरकार अर्बन शहरी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया हो, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई क्षेत्र आता है तो उसको भी हम अर्बन एरिया बोलेंगे। ठीक है। और जो नॉन अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र नहीं है जो, उसका मीनिंग क्या होगा, तो यही प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ अर्बन एरिया है वहाँ लिख दो आप नॉन अर्बन एरिया, तो इसी प्रक्रिया के थ्रू नॉन अर्बन एरिया भी समझा जाएगा तदनुसार, अकॉर्डिंगली। ठीक है। नेक्स्ट विलेज गांव, ग्राम। तो विलेज की मीनिंग क्या होगी, तो विलेज का मीनिंग है एनी ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ऐसा भूभाग जो नॉन अर्बन एरिया हो, यानी शहरी क्षेत्र में ना हो, और इस कोड के आने के पहले, ठीक है, ये इस संहिता के आने के पहले, ठीक है, विलेज के रूप में मान्य किया गया हो अथवा घोषित किया गया हो। किसके तहत, अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग, तो उस समय तत्समय के कानून, कोई प्रभावी कानून द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, उसे विलेज घोषित किया गया हो या फिर मान्य किया गया हो। ठीक है। और तथा एनी अदर ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ऐसा भूभाग जो नॉन अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में ना आता हो, और किसी लैंड सर्वे में उसे विलेज के रूप में मान्य किया गया हो, या फिर व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, यानी राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उसे विलेज घोषित किया हो, तो उसे हम विलेज बोलेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन। Thanks for watching this video.